हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग की प्रोनाउन की प्रैक्टिस की 4th क्लास है। तो जिन लोगों ने पहली क्लासेस नहीं देखी है जाके देख लो, तभी समझ में आएगा कि आज क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये 4th और लास्ट क्लास है प्रोनाउन की प्रैक्टिस आज से खत्म हो जाएगी। कल हम लोग डिटर्मिनर की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के एरर्स देख रहे थे। काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, अप्रॉक्स 65 क्वेश्चंस। तो अभी उसमें 6-7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसमें जितने भी 7 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन में एक नया कुछ सीखने को मिलेगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अ मैन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड of fraud in an earlier job, he will never be welcomed in any other organization. देखो, a man who has been accused of fraud, एक आदमी जो जिसको फ्रॉड के लिए अक्यूज किया गया था, he will never be welcomed in any other organization. अब वो दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सकता है। ठीक है, उसने क्रेडिट खराब कर लिया अपना। तो यहाँ पे देखो, जब एक रूल है ध्यान देने वाला, जब आप रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर रहे हो ना, तो फिर आगे आपको पर्सनल प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे यहाँ पे ही नहीं लगेगा। ठीक है, क्या होगा सेंटेंस? अ मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब विल नेवर बी वेलकम्ड इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ही नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट कंजंक्शन वो सब का काम करने के लिए ही हु का यूज किया जाता है या रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर? ये सुपरफ्लुअस जैसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इट वॉज मी हु वॉज। देखो, इट वाला केस मैंने बताया था ना, इट केवल दिखाने के लिए होता है, सब्जेक्ट ओरिजिनल में नहीं होता, वो दिखाता अपने आगे वाले सब्जेक्ट को है। तो जब ये आई सब्जेक्ट है तो ये मी गलत लिखा हुआ ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए हमको। इट वॉज, इट तो केवल दिखावटी होता है, वो लगा हुआ है, केवल मेन जो सब्जेक्ट होता है उसके आगे वाला। तो जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का, आई। क्लियर? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3। द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन हु दे बिलीव टू बी द प्राइम सस्पेक्ट इन अ मर्डर केस। देखो, द बॉडी ऑफ अ मैन, यहाँ पे बॉडी की बात हो रही है। बॉडी तो डेड बॉडी है, तो वो तो नॉन लिविंग थिंग में आ गई ना, तो उसके लिए हु नहीं लगेगा, क्या लगेगा? विच। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे मैन लगा हुआ है, ओ यहाँ हु लिखा है, यहाँ मैन, ये इसके लिए ना लग के इसके लिए लगा है। तो ये मैं अभी, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं जब से लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, बस इतना समझ लो कि यहाँ हु नहीं लगेगा, विच लगेगा, क्योंकि यहाँ बात बॉडी की हो रही है। क्लियर? चलो आगे, अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट में दूंगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट में 5 मिनट में बता दूंगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। देखो, मे आई नो, देखो सब्जेक्ट वर्ब, आई एम सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिल गया, तो जरूरत किसकी है हमको? ऑब्जेक्ट की। तो यहां हु नहीं होगा, क्या होगा? होम। क्लियर? मिक्स क्वेश्चन ही हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5। हु डू यू थिंक आई मेट। डू यू, देखो ये सब्जेक्ट मिल गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? वर्ब पहले लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। आई मेट, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। ठीक, तो हो नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? हो। ऑब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट की नहीं। ठीक है, देखो जब सेंटेंस में देखो कि अगर सब्जेक्ट वर्ब पहले से है तो फिर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो फिर होम लगेगा यहाँ पे। क्लियर बात हुई? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। विक्की इज वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद वट एवर प्रिया डस। विक्की इज द वन, अब यहाँ पे द वन लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जो द वन, द फ्यू, अ फ्यू, इन सब के साथ क्या लगता है? दैट ही लगेगा, हु नहीं लगेगा। ठीक, इनके साथ तो फिक्स है दैट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लगेगा? हु की जगह पे दैट। चलो नेक्स्ट आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। देखो, डू यू नो एक सब्जेक्ट वर्ब हुआ, द नेक्स्ट स्पीकर इज, कौन है नेक्स्ट स्पीकर, हमको सब्जेक्ट पता करना है। हु, कौन है नेक्स्ट स्पीकर, तो क्या निकल के आ रहा, हु निकल के आ रहा ना, तो हु नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हु। बात हुई क्लियर। थोड़ा और बता दो, डू यू नो मैं तेन कितना प्यार करता, ये वो वाला डू यू नो है। तो डू यू नो सब्जेक्ट वर्ब, इसका ये क्या है, हु इज द नेक्स्ट स्पीकर, ऐसे हम लोग बोलेंगे। हमको सब्जेक्ट पता करना है ना कि कौन है स्पीकर, जब सब्जेक्ट पता करना है तो हु लगेगा, हु नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात। चलो, यहां हम लोग के रिलेटिव प्रोनाउन के भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई उसकी। अब हम लोग के पास नेक्स्ट जो प्रोनाउन आते हैं वो है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये थोड़ा इजी टॉपिक भी है। जिन लोगों को पता है कि किन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, किन के बाद नहीं लगता है, मैंने बताया था ना कि ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब, तो जिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में कंपलसरी है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वहां पे नहीं लगा हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है वहां पे। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे बनते हैं क्वेश्चंस। पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ बिहार बंद। देखो, पायल एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ये एज वेल एज दिखा हुआ है ना, इसके बाद वाला मैंने बताया था इससे तो कोई लेना देना ही नहीं हमको। मेन क्या है, पायल। जब कंपैरिजन किया जाता है किसी चीज में, तो कंपैरिजन में जो मेन होता है पहले नंबर पे, उसको ही कर्ता धर्ता मानते हैं, उसके हिसाब से ही हर चीज लगेगी आगे की। तो पायल एज वेल एज फ्रेंड्स, तो पायल बस को लेके चलो, तो यहाँ पे क्या लगेगा, देम सेल्फ लगेगा क्या, नहीं, क्या लगेगा, हर सेल्फ। ठीक है, सिमिलर, क्योंकि पायल क्या है, लड़की है, लड़की के लिए क्या लगेगा, सी के लिए क्या लगता है, हर सेल्फ, तो देम सेल्फ की जगह पे क्या लगेगा, हर सेल्फ। ठीक है, कंपैरिजन में देखना, केवल जब भी एज वेल एज ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा तो उसके बाद वाले सम को मतलब नहीं है, जो पहले लिखा हुआ है उसके हिसाब से लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड, पोजेशन वर्ड, जो भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2, हर सेल्फ इज अ टीचर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता है, तो यहां क्या लगेगा, सी, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है ना, मैंने बताया ना कि रिफ्लेक्शन कब होता है, जब रियल आदमी हो उसी का तो रिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे रियल ही नहीं है, रिफ्लेक्शन आ गया है, गलत बात है ना, बहुत थोड़ी ना है वो है। देखो फिर, अब जो लोग वीडियो देखे हैं उनको समझ में आ रहा होगा आराम से। और देखो, यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तुमको हमेशा अपने आप को इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए अवेल कराना चाहिए, मतलब प्रोवाइड कराना चाहिए। तो अवेल योर सेल्फ, ठीक, अवेल ऐसी वर्ब है, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत कहाँ कहाँ पे थी, कौन कौन से वर्ड थे, मैंने लिखवाया था लिस्ट। ठीक है, तो उसमें अवेल भी था। ठीक, तो यहाँ क्या लगेगा, यू शुड ऑलवेज अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, किसी न किसी को तो अवेल कराओगे। 4th नंबर देखो, इफ ऑल ऑफ यू क्वारल एमंग योर सेल्फ। देखो, यू के केस में क्या बताया था मैंने कि यू तो सब सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो उसका रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता था। तो यहां पे देखो, इफ ऑल ऑफ यू, ऑल लगा है मतलब बहुत से लोग हैं, तो जब ऑल ऑफ यू है तो यहाँ योर सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, योर सेल्व्स, VES वाला लगेगा यहां पे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, माई सेल्फ एंड रामानुजन विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे। देखो, माई सेल्फ गलत कर दिया यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से तो शुरुआत हो ही नहीं सकती है सेंटेंस की, सब्जेक्ट को बन ही नहीं सकता, तो क्या लगेगा, आई एंड रामानुजन, और इसको सीक्वेंस सही करना है, नॉर्मल सी बात है, तो पहले रामानुजन को कर दो, उसके बाद आई, रामानुजन एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस
क्लियर। पर्सनल प्रोनाउन का रोल था ना एक, अगर सिंपल सी बात होगी तो पहले किसको रखेंगे, सामने वाले को, फिर खुद को रखो, ठीक। तो वो चेंज भी कर सकते हो और ये चेंज भी करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर एंड एंजॉय देयर। देखो एंजॉय ऐसी वर्ब है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगी अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो देखो ऑब्जेक्ट तो नहीं है वहां पे, तो एंजॉय माई सेल्फ, माई फादर आस्क्ड मी, मुझसे पूछा ना, पूछे तो उसके लिए क्या लगेगा, आई के लिए क्या लगता है, माई सेल्फ। तो यहाँ क्या सेंटेंस में बनेगा, माई फादर आस्क्ड मी टू गो टू द फेयर एंड एंजॉय माई सेल्फ देयर, ठीक है। चल इसमें कुछ टेक्निकल चीज तो है नहीं समझाने वाली, जिनको पता है यहाँ वर्ड्स कौन कौन से हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है वो लगा लेंगे अब आराम से, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा। चलिए आगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ इसमें, बस जिसको पता है वो डायरेक्ट लगा के चलाएगा, नहीं तो फिर सोचते रहोगे कि क्या गलती है इसमें। क्लियर। चलो, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवर सेल्फ फिट। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप आवर सेल्फ। देखो आवर सेल्फ तो कुछ होता ही नहीं है, आवर सेल्स होता है, ठीक है। OVERSELVES, ठीक। स्पेलिंग वाले थोड़ा मैनेज करना। ओवर सेल्स, ठीक है, ओवर सेल्फ नहीं होता है कुछ भी, ओवर सेल्स होता है, क्योंकि वी का क्या सिंगुलर होगा, वो तो प्लूरल ही होता है ना, बस। चलिए, तो यहाँ ओवर सेल्फ की जगह होगा ओवर सेल्स, VES वाला। नेक्स्ट देखो, ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ persuasion the illiterate villager allowed himself girl child to study in the school। बहुत ही मशक्कत के बाद वो जो गांव का इलिटरेट पर्सन था वो रेडी हुआ अपनी जो लड़की थी उसको स्कूल में स्टडी के लिए भेजने के लिए। तो हिमसेल्फ गलत, हिमसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, हिज। मैंने बताया था हिमसेल्फ के बाद रिफ्लेक्शन का कैसे अधिकार हो सकता है किसी चीज पे, ठीक है, वो तो रियल इंसान का होता है ना अधिकार। रिफ्लेक्शन का कि मेरी परछाई की किताब, परछाई की भी किताब होगी क्या, गलत बात है ना। हिमसेल्फ तो ऐसे रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का कोई पोजीशन नहीं होता। तो यहां क्या लगेगा हिमसेल्फ की जगह पे, हिज गर्ल चाइल्ड। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। देखो अवेल दिया हुआ है, अवेल योर सेल्फ, यू लगा हुआ है तो योर सेल्फ, आई लगा होता तो माई सेल्फ, वी लगा होता तो आवर सेल्फ, दे लगा होता तो देम सेल्फ, बस उनके हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। लेकिन अवेल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, देखो ऑफ लगा है ना प्रीपोजिशन, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, इधर इसकी कहानी है। अवेल का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए लगाना पड़ेगा हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यू एंड माई सेल्फ, वही गलती हो गई, माई सेल्फ नहीं होगा, आई, यू क्या है सब्जेक्ट, एंड के साथ जुड़ा फिर आई भी सब्जेक्ट बना, ठीक। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ न्यू चीफ मैनेजर। देखो एंजॉय द पार्टी, अब एंजॉय का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना कि पार्टी को एंजॉय किया, तो इसके लिए एंजॉय के बाद पोजीशन नहीं लगाने की जरूरत है। अगर प्रीपोजिशन के बाद कुछ चीजें लगी होती तो फिर एंजॉय के बाद लगाना पड़ता कोई पोजीशन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट उसने बता ही दिया कि पार्टी को एंजॉय किया है, तो ठीक है, नो नीड ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द पुअर मैन पॉइजन हिम, पुअर मैन ने खुद को जहर दिया था, हिम नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा, हिम सेल्फ, ठीक है, उसने खुद को मार दिया। अरे अब इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लाओ ना कि आत्मा की शरीर अलग होता है, आत्मा उसकी अलग होती है, तो उसने अपनी आत्मा को खिलाया, मतलब अपने आप को मारने की कोशिश की ना, तो दो लोग हो गए ना, तो हिम सेल्फ को देने का कोशिश किया, इसलिए हिम नहीं लगेगा, ठीक है। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, माई ट्विन इज 5 minutes यंगर देन माई सेल्फ नहीं होगा, यंगर देन आई, ठीक है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट है माई ट्विन, तो यहां पे सब्जेक्टिव केस क्या लगेगा, आई,
ठीक है, मी भी नहीं लगेगा, सोचने लगो यंगर देन मी लिख दो, नहीं, आई। बोलने में लोग बोल देते हैं वो ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल जब क्वेश्चंस की बात आती है, एग्जाम में बात आती है, तो नहीं लगा सकते हो आप, तब आपको आई लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी खत्म हो गए, रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिव प्रोनाउन के। अब आते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन, इसमें किसी भी प्रोनाउन की गलती हो सकती है, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। देखो मैंने क्या बताया था, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी ट्रीट होता था, प्लूरल भी ट्रीट होता था, ठीक है। तो जब उस बोर्ड की बात होगी, बोर्ड मतलब डायरेक्टर्स के कलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी है कोई, तो उसमें कुछ डायरेक्टर होते हैं जो उस कंपनी को चलाते हैं, तो उन डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो उस ग्रुप के लिए जो मेंबर्स हैं, उन लोगों ने अपने लिए फैसिलिटी मांगी है ना, तो हर अपने अपने लिए मांगा होगा ना, कि सबके लिए मांग लेगा वो, मतलब हर इंडिविजुअल पर्सन अपने लिए फैसिलिटी मांगा है और अलाउंसेस मांगा है, तो ये सब हर पर्सनल इंसान के लिए है। तो क्या है मतलब कि प्लूरल हो गए ना, अलग अलग, केवल बोर्ड की बात नहीं हो रही है, उनके लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे इट सेल्फ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है। देम सेल्फ कोई चीज नहीं होती है, देम सेल्व्स, ठीक है, प्लूरल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। देखो अब सेंटेंस में आई दिया हुआ है, तो जब भी आई आ जाता है तो क्या लगता है, आवर हमेशा लगता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, कैसे बोलोगे, तुमने और मैंने अपना 100% दिया एग्जाम में, तो अपना हमारा क्या सेंस आएगा, आवर। तो यहाँ पे माई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आवर। क्लियर। चलो ये सब चीजें मैंने बताई है वीडियोस में, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। देखो हिज एफर्ट्स, उसके एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेसफुल देन योर्स। योर नहीं होगा, योर्स होगा, YOURS, ठीक है। केवल योर नहीं लगा सकते, योर तो डिटर्मिनर होता है ना, वो अकेले कहां से लग जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमको प्रोनाउन की जरूरत है, जो सब चीजें मैंने बता रखी है। नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टूवर्ड्स अस। देखो ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी, देन आई। जब भी कंपैरिजन की बात होगी तो सेम चीजों की कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। तो देन आई, ना कि मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द 5 ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। मतलब जो 5 भाई थे उनके बीच में बहुत ही जानी दुश्मनी वाली दुश्मनी थी, ठीक है। तो वो लोग अपने आपको समझा नहीं पा रहे थे कि नहीं हम नहीं बात करेंगे एक दूसरे से। तो जब 5 लोग हैं तो एक दूसरे से बात करने के लिए क्या लगेगा, ईच अदर नहीं, क्या बताया था मैंने, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर, ना कि ईच अदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। देखो यहाँ पे भी आगे ना एज वेल एज, तो जब भी ये लगा रहेगा तो आगे वाले से तो हमको मतलब ही नहीं है। मेन करता धरता कौन है, द ऑफिसर, तो द ऑफिसर तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो यहाँ देमसेल्व्स क्या कर रहा है, क्या लगेगा यहाँ पे, हिम सेल्फ, ठीक है, सिंगुलर। आगे की बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस you are far better than him. As a student of science you are far better than him, far better than he. क्यों, कंपैरिजन है, you जब सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका कंपैरिजन करोगे तो सब्जेक्ट से ही तो करोगे, तो हिम नहीं होगा, क्या होगा, he। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, whomever comes late will not be allowed to mark
हिज प्रेजेंस इन द रजिस्टर। whomever comes, देखो comes है वर्ब के लिए whomever लगेगा या whoever, सब्जेक्ट चाहिए होता है हमको, ठीक है। तो who हो चाहे whomever हो, who से ही तो बना, तो whomever नहीं लगेगा, क्या लगेगा whoever, जो भी आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, दे ऑल्सो हेल्प द पुअर हु रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस। देखो द पुअर, देखो पुअर गरीब होता है, पुअर बॉय गरीब लड़का, लेकिन जब उसके पहले द आर्टिकल लग जाता है तो वो पूरी गरीबी समुदाय को दिखाने लगता है, मतलब जितने भी गरीब लोग आ गए सब आ गए, ठीक। तो ये तो प्लूरल बन गया, तो जैसे प्लूरल बना रियली सिंपैथाइज, सही है, एस या एस लगा देता तो वो गलत हो जाता। आगे क्या है, विद देम इन द मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रेस, मतलब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, गलती देता भी तो यहाँ एस या एस लगा देता वो तो गलत हो जाता। द पुअर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई टू। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो फर्नीचर के लिए लगा हुआ है ये दैट, ही सेंट ऑल द फर्नीचर के लिए लगा है दैट, और बीच में टू पटना लगा हुआ है, तो इसको मैं समझाऊंगा लास्ट में, वहां पे इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक। अभी ये देख लो कि ये दैट लगा हुआ है, सेंटेंस एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि ये टू पटना यहां से निकल के इधर लास्ट में आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा मैं बताता हूं अभी लास्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो। माई तो क्या होता है, डिटर्मिनर, तो डिटर्मिनर अकेले नहीं आता है ना, उसके साथ तो प्रोनाउन चाहिए, नाउन चाहिए बगल में, तो माई नहीं होगा, क्या होगा माइन, ठीक है। इट्स माइन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है योर प्रॉब्लम, तो यहाँ या तो लिख लो माई प्रॉब्लम को शॉर्ट में दिखाना है तो माइन लिख दो, MINE, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 13, ही इज वन ऑफ दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन, देखो दोज लगा हुआ है, वन ऑफ दोज, तो दोज के लिए जब हु लगा है तो हिज कहां से लगेगा, देयर लगेगा, ठीक। दोज मतलब प्लूरल के लिए आगे पजेसिव केस क्या लगेगा, पजेशन, प्लूरल लगेगा तो देयर लगेगा वहां पे, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू लेट द बॉयज एंड आई गोइंग। देखो लेट क्या होती है, वर्ब, तो वर्ब के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेट द बॉयज, ये तो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पता ही नहीं चलेगा क्योंकि नाउन है, लेकिन प्रोनाउन में आई जो लगा हुआ है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा मी, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस सही, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन, ठीक है, आई नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, नथिंग बट चेयर्स आर अवेलेबल हियर, यू वोंट फाइंड एनीथिंग एल्स। देखो नथिंग बट चेयर्स, यहाँ पे बट जो है ना एज अ प्रीपोजिशन की तरह है, तो बट चेयर्स तो इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, लगेगा किसके हिसाब से, ये नथिंग, तो जो आर लगा हुआ है ये क्या लगेगा इस, नथिंग मतलब कुछ नहीं, सिंगुलर होता है, तो नथिंग इज, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, तो उसकी कहानी खत्म हो जाती है, तो बट यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है, उसके हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट बन गया तो उसको साइड कर दिया और लगा दिया नथिंग के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए हैं। नेक्स्ट देखो, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दीज कार्स आर मच कॉस्टलियर देन दोज वन। देखो दीज कार्स लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो दोज वन होगा या दोज वंस, ठीक, ऐसा लगेगा, दोज वंस प्लूरल, ये वाली कारों की अपेक्षा वो वाली कारें ज्यादा महंगी है, तो वो वाली तो वो भी तो ज्यादा ही है ना, तो दोज वंस ना कि वन, ठीक है। चलो कैसे पहचाने, दोज प्लूरल है भाई, प्लूरल के बाद तो प्लूरल ही लगेगा ना। नेक्स्ट देखो 17, आई नो इट दैट माई फ्रेंड अर्न्स मोर देन मी, मोर देन मी नहीं होगा, मोर देन आई होगा, माई फ्रेंड हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपेरिजन किससे होता है, सब्जेक्ट से, तो मोर देन आई डू, क्लियर, ना कि मी। नेक्स्ट देखो
आज की स्पीड मेरी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बता चुके हैं। तो आज लास्ट क्लास है, तो जहाँ पे मुझे ज़्यादा समझाना है वहाँ पे बता दूंगा, नहीं तो और तो आप लोगों को पता ही है सब। ठीक है, चलो। यू कैन befriend everybody but I because I can। देखो, बट आई के बाद कोई वर्ब लगी है नहीं, तो बट देखो प्रीपोजिशन भी होता है बट, कंजंक्शन भी होता है, तो ये आई के बाद तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, ओ वर्ब नहीं है, तो जब वर्ब नहीं है तो ये बट क्या है, मतलब प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो बट के बाद क्या लगेगा, आई नहीं मी, बट मी। ठीक, यू कैन befriend एवरीबडी बट मी। और जब बट प्रीपोजिशन की तरह लगता है तो क्या सेंस देता है, नहीं का सेंस देता है, मतलब तुम किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हो बट मेरे से नहीं। ठीक है, नहीं हिडन होता है इसमें बट जब लगता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो, क्वेश्चन नंबर 19, एज फार एज माई आइडिया इज कंसर्न यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिम। फिर वही बात, यू आर, यू हुआ सब्जेक्ट तो हिम नहीं होगा, ही होगा, सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट दे। अब देखो, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो अगेंस्ट देम होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ना कि दे। क्लियर, नेक्स्ट देखो, राम एज वेल एज हिम, राम एज वेल एज ही, कंपेरिजन सेम चीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज अलाउ दे, अलाउ देम, अलाउ क्या होती है, वर्ब, अलाउ करना, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, तो दे नहीं लगेगा यहाँ पे, देम। अब ये सब बेसिक्स हैं, मैंने क्लियर कराए हैं वीडियो में कहीं ना कहीं, तो दिमाग में रखो ये सब चीजें। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। और ये लास्ट पार्ट है प्रोनाउन को, तो ये हार्ड भी है। ठीक है, ये इतनी इजीली नहीं जाएंगे, अगर जो लोग वीडियो नहीं देखेंगे उनको तो, उनके तो ट्रिपल बाउंस करके जा रही होगी आज चीजें। ठीक है, वीडियो जरूर देख लो, तभी समझ पाओगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तभी इसका कुछ मतलब निकलेगा इन प्रैक्टिसेस का, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 23, वाई आर ऑल ऑफ वी। देखो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो वी नहीं लगेगा, अस। ठीक है, वी तो सब्जेक्टिव केस है ना, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ऑफ वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, अस, तो अस लगा दिए। ठीक, आगे सेंटेंस सही है, वाई वर ऑल ऑफ अस पनिश्ड फॉर द एलिगेशन विच वी नेवर डिड। हमको क्यों पनिश किया गया, जैसा हमने कुछ किया ही नहीं था, तब भी फालतू में मार कुटाई हो गई। नेक्स्ट देखो, दे बिसाइड्स आई एम गोइंग टू कंडेम every act of the ruling party done against human rights। they besides I, besides क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे आई नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मी, पहली बात तो। ठीक, दूसरी बात, ये इतना खत्म, तो ये एम तो लगेगा नहीं, पहले के हिसाब से लगेगा, दे के हिसाब से, तो आर, एम की जगह क्या लगेगा, आर। दे बिसाइड्स मी आर गोइंग टू कंडेम एवरी एक्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी। ठीक है, यहाँ पे दो चेंजेस है, बिसाइड्स मी और एम की जगह पे क्या लगेगा, आर। ठीक, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले से थोड़ी नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो पहले होता है उसके हिसाब से लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इट इज आई हु इज ऑलवेज। देखो, इट इज आई, यही गलती पकड़ में आ गई, इट इज आई वो मैं हूं, हु आई के लिए लगा रिलेटिव प्रोनाउन, तो इज कैसे लग गया यहाँ पे, आई के लिए क्या लगता है, एम, तो इट इज आई हु एम ऑलवेज रेडी टू बैक अप यू इन योर थिक एंड थिन। तुम्हारी प्रॉब्लम्स में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला मैं हूं। ठीक है, ज्यादा अग्रेसिव हो गए क्या, आज थोड़ा हेल्थ हमारी कम सही है। ठीक है, तो एनर्जी थोड़ा सा डाउन लग रही होगी, आज बहुत वोमिटिंग लग रहा है, कुछ बाहर का खा लिए हैं, तो इस वजह से थोड़ा एनर्जी डाउन है, बट
आप लोग तो समझदार हो, इतना समझाने की जरूरत हो ही ना है, सब पता है तुम लोगों को, तुम लोग वीडियो देखे हो तो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25, इट इज हो गया 25। 26, आई फर्मली बिलीव दैट इट इज हर। इट इज हर, यही देखें अभी इट इज आई लगा हुआ है। इट केवल दिखावटी होता है, उसके आगे वाला मेन सब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्ट है ये तो फिर हर कहां से लग जाएगा, सी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे क्या देखना, देख लो, अच्छा पढ़ लो। आई फर्मली बिलीव दैट इट इज सी हु हैज स्टोलन माई वॉच राइट फ्रॉम हियर। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज द सेम कंप्यूटर विच वॉज गिवन टू मी ऑन माई लास्ट बर्थडे। देखो केवल कंप्यूटर होता तो विच लगा रहता, खुशी की बात है, लड्डू बंटवा देते, सही था एकदम। लेकिन द सेम लगा हुआ है, द सेम कंप्यूटर, फिर विच नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दैट। चलो क्वेश्चन नंबर 28, आई ऑलवेज नो इट ऑल विच। देखो आई ऑलवेज नो इट ऑल, ऑल भी वही डिटर्मिनर में आता है, प्रोनाउन में आता है, जो स्पेशल लेता है, जो इसके बाद हमेशा दैट लगता है। तो विच नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। ऑल बुक्स वगैरह भी लिखा होता तब भी दैट ही लगता, और ऑल लिखा हुआ केवल उसके लिए भी दैट लगेगा। बात गई भेजे में। चलिए यहां से हम लोग की प्रोनाउन की प्रैक्टिसेस होती है खत्म। और मैंने 2 क्वेश्चन अभी छुड़वाए थे ना शुरू में, कि इनको मैं लास्ट में इनका एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये लास्ट के 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। आइए देखो, रिलेटिव प्रोनाउन होता है कोई, हु, हुम, विच, दैट, बट। ठीक है, ये सब थे रिलेटिव प्रोनाउन। उनके पहले हम लोग देखे कि जस्ट उसके पहले एंटीसीडेंट आता है उसका, जो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो एंटीसीडेंट कौन होता सकता था, नाउन या प्रोनाउन पहले केस में। ठीक, दूसरा केस हम लोगों ने देखा कि क्लॉज के लिए भी लग सकता था, जैसे पूरा इधर क्लॉज लिखा हुआ, उसके लिए क्या लगाते थे, विच, फिक्स था कि विच ही लगेगा। ठीक है, 2 चीज ये क्लियर हुई। तीसरी चीज क्या आती है कि कभी कभी नाउन लिखा रहेगा, उसके बाद एक प्रेपोजिशन लिखा रहेगा, और उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन होगा तो उसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखेगा, फिर उसके आगे वर्ब लगी होगी। ठीक, तो जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये इस बार लगा होता है ये वाले नाउन के लिए। ये बीच में प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे तो रूल है कि जस्ट बगल में लगना चाहिए एंटीसीडेंट, लेकिन एक कदम दूरी पे लग रहा है, तो इसका आखिर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। ठीक, देखो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बन के क्या बनाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज वगैरह पता है ना, कोई भी 2-3 वर्ड्स का समूह फ्रेज कहलाता है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब वगैरह नहीं देखते, केवल नॉर्मल सा कोई भी 2-3 वर्ड साथ में लिखे हुए फ्रेज है वो। तो देखो प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी लिखा होगा, नाउन प्रोनाउन, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये काम किस तरह करता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा, या तो एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करता है। देखो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है ना ये, तो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। अगर एडवर्ब वर्ब में डिटेल ऐड करेगा तो एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करेगा। ठीक है, यहां पे देखो ये इसको क्या बोलते थे, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ बनता था उसको बोलते थे रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज भी क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज का ही काम कर रहा है। क्यों, ये भी तो नाउन में ही डिटेल ऐड कर रहा है ना। राम हु इज माई ब्रदर, तो हु इज माई ब्रदर ये क्या कर रहा है, राम में ही तो डिटेल ऐड कर रहा है, तो वो भी एडजेक्टिव की तरह हुआ। तो एडजेक्टिव क्लॉज की तरह ये भी एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से बोलता है, ये बोलता है चलो भैया लिख ले, अपने भाईचारे का एडजेक्टिव ही है ना, उसको लिख लो पहले, फिर मुझे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा होता है कि यहां पे आया क्या, एंटीसीडेंट। ठीक, एंटीसीडेंट आया यहाँ पे, नाउन को एंटीसीडेंट बोल लो। प्रेपोजिशनल फ्रेज आया यहाँ पे, बीच में कुछ भी लगा रहेगा, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो इस नाउन के लिए। अब एग्जांपल में देखो समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ। आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री विच माई फादर बॉट यस्टरडे। देखो विच रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, उसके पहले अगर देखोगे तो हिस्ट्री, हिस्ट्री लाए थे क्या मेरे पापा,
अरे नहीं भैया, पापा कहाँ हिस्ट्री ले आएंगे, लाए थे वो क्या, बुक्स। और ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये अब इसके लिए लगा हुआ है द बुक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी एडजेक्टिव फ्रेज की तरह है। तो बोले अपने भाईचारे की बात है, चलो मिल बांट के काम कर लेते हैं, लग जाने दो बेचारे को। तो बोला ठीक है, हम थोड़ा सा खसक जाते हैं, थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो उसने कहा कि चलो भैया इसको लगा लो, हम इधर आ जाते हैं, क्योंकि इसको आप इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हो। सोचो अगर इसको यहाँ पे लगा दूं, ऑफ हिस्ट्री को यहाँ पे, आई हैव द बुक्स विच माई फादर बॉट यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री, गलत हो जाएगा ना, यस्टरडे के बाद ऑफ हिस्ट्री, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो इस वजह से इसने कहा चलो भैया हम सेक्रीफाइस कर लेंगे, थोड़ा लग जाने दो इसको बीच में, डायरेक्ट यही बन जाए ऑब्जेक्ट, वो एडजेक्टिव, और उसके बाद हम भी तो ही हैं एडजेक्टिव क्लॉज, हमारी गुंडागर्दी तो चलती ही है। ठीक है, तो ऐसे भी केस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, समझ में क्या आएगा कि इस नाउन को ही थोड़ा सा और डिटेल इसमें ऐड की गई है, बस और कुछ नहीं। तो बात मतलब इतने पूरे की ही हो रही है, इसलिए विच लगा हुआ है। बात हुई क्लियर। अब देखो इसी में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन और करेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड देख लो। अब क्या होगा, नाउन होगा, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर आगे की कहानी। ठीक है, लेकिन टू पटना, टू क्या है, प्रीपोजिशन, पटना क्या है उसका ऑब्जेक्ट, मतलब ये बना रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक, लेकिन क्या ये इसमें डिटेल ऐड कर रहा है फर्नीचर में, पूछो किस चीज का बना है फर्नीचर, तो कुछ पता होगा जिससे बना होगा। फर्नीचर में डिटेल नहीं ऐड कर रहा है, ये आंसर किसका दे रहा है, कहाँ का, वेयर का ना, कहाँ, फर्नीचर कहाँ का, पटना का। तो जब वेयर का रिप्लाई कर रहा है तो एडवर्ब देता है ना रिप्लाई, तो वेयर का, नाउन थोड़ी ना देता है। नाउन में डिटेल ऐड होती है तो एडजेक्टिव के लिए क्या, व्हाट पूछते हैं, क्या डिटेल ऐड है, लेकिन वेयर ये तो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये मैंने बताया था ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज दो चीज काम करता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज की तरह और एक एडवर्ब फ्रेज की तरह। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज की तरह नहीं, एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो फिर ये तो बुरा मान जाएगा ये रिलेटिव क्लॉज जो इसमें लगा हुआ है, दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। ठीक, अब ये बोलेगा कि यार वो पिछला वाला तो एडजेक्टिव फ्रेज था, तो हमने कहा मान लिया, अब ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब से हमारा क्या लेना देना भैया, हम नहीं जानते, इसको लगाओ लास्ट में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कहानी, ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये टू पटना कट के इधर कोने में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, ही सेंट ऑल फर्नीचर दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई टू पटना, ये होगा सही करेक्शन। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि जिस नाउन के बगल में लिखा हुआ है वो प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, वो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम कर रहा है, मतलब उस नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, या एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है, वो वर्ब में डिटेल ऐड कर रहा है। वर्ब में कर रहा हुआ तो कोने में भगाओ, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह है तो बस उसके बगल में लिख दो और रिलेटिव क्लॉज बगल में लग जाएगा। ठीक है, इतना सा था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज से प्रोनाउन की कहानी खत्म होती है। जिन लोगों ने अभी भी बीच बीच में वीडियोस देखी हो, आगे पीछे देखी हो, वो लोग जाके शुरू से देखें, पूरा पहले कंप्लीट कर लो सिलेबस एक बार में, पूरा प्रोनाउन देख डालो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और कल हम लोग की डिटर्मिनर की प्रैक्टिस रहेगी, 2 वीडियोस डलेंगी उसकी। उसके बाद मंडे से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।